गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आरक्षण कोचिंग सेंटर किंजर में आपका स्वागत है। तो एक आनंद राजपूत जी ने कमेंट किए थे लॉजिक गेट वाला वीडियो में कि सर न्यूटन्स लॉ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। तो हमने इससे पहले बताया था न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में, यानी कि न्यूटन का प्रथम नियम मैंने बता दिया था। उसमें सिर्फ जिसको जड़त्व यानी कि इनर्शिया के बारे में जानकारी हो गया वह न्यूटन फर्स्ट लॉ के बारे में जानकारी उसको हो जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन गति का दूसरा नियम, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में जिस तरह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में इनर्शिया इंपॉर्टेंस था, उसी तरह न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में यहाँ पे संवेग यानी कि मोमेंटम बहुत जरूरी है। इसको मोमेंटम समझ में आ जाएगा वह न्यूटन गति का दूसरा नियम समझ में आ जाएगा। तो हम लोग संवेग को समझते हैं। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, यानी कि मास गुना वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। मास इंटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग। अगर इसको हिंदी में समझा जाए तो संवेग को चोट कह सकते हैं। संवेग को चोट कह सकते हैं। अगर हम किसी को मारते हैं, अगर एक छड़ी है तो छड़ी में कुछ न कुछ मास होगा। एक छड़ी है उसमें कुछ न कुछ मास होगा, तो उस छड़ी से अगर कोई को पीटेंगे वही संवेग है, यानी कि चोट है। तो मास के साथ साथ उसमें वेलोसिटी यानी कि वेग भी चाहिए। इसमें मास और वेग दोनों चाहिए तब चोट लगेगा। जिसमें मास का वैल्यू ज्यादा होगा और वेलोसिटी का वैल्यू ज्यादा होगा, उसमें चोट ज्यादा लगेगा, यानी कि संवेग ज्यादा होगा। आप लोग देखे होंगे क्लास में कभी सर बोलते हैं कि रुको हम डंडा लेके आते हैं और पीटते हैं तो लोग बहुत हल्ला कर रहा है। तो देखें कि पतला डंडा आया है तो सब लोग मन में खुश होता, चलो हो गया, मतलब चोट कम लगेगा। पतला डंडा से चोट कम लगेगा। क्यों? क्योंकि पतला डंडा है तो उसका मास का जो वैल्यू है ना, मास का वैल्यू कम है। जब मास का वैल्यू कम है तो चोटवा लगेगा कम है ना। अगर वही देखें कि मोटा डंडा लाए हैं सर और पूरा एकदम चोट तेजी से खींच रहे हैं कस के, यानी कस के खींच रहे हैं, यानी कि मास भी ज्यादा है और खींच रहे हैं भी कस के, यानी कि वेलोसिटी भी ज्यादा है। तो यहाँ पे हमेशा है कि जब मास वेलोसिटी ज्यादा रहेगा तो उसमें मोमेंटम सबसे ज्यादा होता है, यानी कि चोट सबसे ज्यादा लगेगा। तो संवेग के बारे में ये हम लोग जाने। और न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। आप लोग को बताए थे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ बोलता है कि गति में आया कोई ऑब्जेक्ट तो क्यों आया, क्यों के बारे में पढ़े, जड़त्व के बारे में हम लोग। अब ये आएगा कि कितना अगर चोट लगा तो कितना चोट लगा। तो वही न्यूटन सेकेंड लॉ बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर को हम लोग बल के समानुपाती होता है, यानी कि बल माने फोर्स के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर माने हमेशा नीचे समय, दर माने हमेशा समय। तो संवेग बराबर होता है क्या, मास गुना वेलोसिटी। हम लोग यहाँ से अगर इसका डेरिवेशन देखें, फोर्स बराबर F बराबर अगर m यहाँ से निकालें तो देखते हैं क्या, F बराबर होता है F समानुपाती संवेग बराबर मास में परिवर्तन, यानी कि mv2 माइनस v1। अब बाई टाइम t समय, यहाँ से अगर m कॉमन ले लेंगे तो F समानुपाती, अगर m कॉमन लेंगे तो v2 माइनस
v1/t हो जाएगा यहाँ पे। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, चेंज इन वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखिए चेंज वेलोसिटी बाई टाइम, यहाँ इसको इस टर्म को हम लोग एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा F बराबर ma, यहाँ से हो गया F बराबर ma। तो अगर बोला जाए तो न्यूटन के सेकेंड लॉ से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, बल का व्यंजक प्राप्त होता है जो F बराबर ma होता है। F बराबर ma बल का व्यंजक न्यूटन का सेकेंड लॉ से मिलता है, और न्यूटन का फर्स्ट लॉ से बल का डिफिनेशन यानी कि परिभाषा हम लोग को मिला था। दूसरा नियम से क्या मिलेगा, बल का व्यंजक यानी कि फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर आगे हम बात करें तो बल के बारे में, यानी कि जिसका संवेग ज्यादा कब होगा, इसमें मास का वैल्यू भी ज्यादा होगा और वेलोसिटी का वैल्यू भी ज्यादा होगा, उसमें सब चोट यानी कि चोट ज्यादा लगेगा। अगर एक क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि निम्नलिखित में से संवेग का वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होगा, संवेग का वैल्यू सबसे ज्यादा किसमें होगा, अगर ऑप्शन में दे दे सबसे ज्यादा संवेग किसमें होगा, अगर ऑप्शन में दे दे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण और डी में सभी, तो अगर इसने पूछा कि संवेग सबसे ज्यादा किसमें होगा, तो ऑप्शन में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कण और सभी। तो हम लोग क्या देखें, इसका वेलोसिटी समान है, यानी कि अगर क्वेश्चन दे दे कि वेग समान रहने पर, वेग अगर समान है, वेग माने वेलोसिटी अगर समान है, तो इनमें से कौन है जिसका संवेग सबसे ज्यादा होगा। इसमें से कौन ऐसा है ऑप्शन, इसमें संवेग समान है जबकि में वेग एक कांस्टेंट है, यानी कि सबका वेग बराबर है। तो हम लोग क्या देखें, संवेग बराबर मास गुना वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी सबका सेम है, यानी कि जिसका मास ज्यादा होगा उसमें संवेग का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसमें से सबसे ज्यादा मास होता है अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि एक अल्फा बराबर होता है 4 इंटू हाइड्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन में जितना प्रोटॉन होगा तो जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसमें से 4 से गुना करेंगे ना, तब अल्फा का वैल्यू आता है। एक अल्फा में 4 हाइड्रोजन होता है, तो अगर इसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी रखें तो उसमें 4 से गुना करेंगे ना, तब अल्फा का मास निकलता है। तो यहाँ सबसे भारी हो गया अल्फा पार्टिकल। तो सबसे ज्यादा संवेग होगा किसमें, अल्फा पार्टिकल में, यानी अल्फा कण में, क्योंकि इसमें वेग का वैल्यू है ना जो इक्वल है, सब जगह एक समान है। और इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया जाए अगर कोई क्वेश्चन पूछे, एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि खिलाड़ी कैच लेते समय, बॉल को जब कैच लेता है तो हमेशा हाथ को पीछे की ओर तीरता है, क्यों तीरता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है कि आप देखिएगा जब भी क्रिकेट खेलते होंगे, चाहे नहीं खेलते हो, किस चीज को रोकते हैं तो अगर हाथ को पीछे नहीं करेंगे तो हाथ से चिपक, मतलब कि छूट जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप वहां से ऑब्जेक्ट आ रहा है मोशन में, आप उसको यहाँ से पकड़े और ऐसे लाएं, कुछ टाइम उसमें लगाएं। टाइम जब लगेगा तो उसमें क्या होगा कि फोर्स जो बल है, बल का मान घट जाएगा। जब टाइम ज्यादा होगा तो उसमें बल का मान कम हो जाता है। यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बराबर बोले अभी कि संवेग में दर, संवेग परिवर्तन की दर को बल बोलते हैं। यहाँ अगर देखिए इस फॉर्मूला से F बराबर P/T, F बराबर T
P/T से, तो यानी कि जितना टाइम अगर कम लगाएंगे उतना बल ज्यादा लगेगा, और जितना टाइम अगर ज्यादा लगाएंगे उतना बल हमेशा कम लगेगा। इसीलिए कैच पकड़ते समय हम लोग उसका टाइमिंग को बढ़ा देते हैं। अगर टाइमिंग को बढ़ाएंगे तो फोर्स जो लगेगा बल वो कम लगता है, तो हम लोग को चोट कम लगता है। अगर उसी तरह एग्जांपल में देखा जाए कि अगर फोर व्हीलर में कहीं जा रहे हैं तो हम लोग को ये नहीं पता चलता है कि रोड में गड्ढा है कि गड्ढा में रोड है, यानी कि रोड गड्ढा उड्ढा है कि रोड सीधा है, कम पता चलता है। क्यों? क्योंकि इसमें सॉकर आता है। सॉकर आता है तो सॉकर क्या करता है कि जब गाड़ी गड्ढा में जाती है ना तो नीचे जाता है, सॉकर दबता है और उसके बाद उठता है। तो दबा उठा, उसमें टाइमिंग को बढ़ा दिया। टाइमिंग जब बढ़ा दिया तो हमारा फोर्स क्या होगा, वैल्यू घट जाएगा। इसीलिए हम लोग को पता नहीं चलता है कि गाड़ी मतलब गड्ढा में जा रही है। और उसी तरह अगर आप ट्रैक्टर पर बैठ जाइए तो ट्रैक्टर में तो सॉकर नहीं होता है। अगर ट्रैक्टर के डला में बैठ गए तो उसमें सॉकर नहीं रहता है, तो गड्ढा में जाएगा। तो वह अगला चैप्टर में पढ़ना है क्या, न्यूटन थर्ड लॉ। जितना एक्शन देगा मतलब गड्ढा में जाएगा उतना रिएक्शन करेगा, ऊपर की ओर आपको फेंकेगा। तो आपको लगेगा ट्रैक्टर में बैठने में कब ऊपर फेंक देगा, कब ऊपर फेंक देगा, इसलिए आप पकड़ ले रहिएगा, क्योंकि वहां सॉकर नहीं रहता है। वहां टाइम को बढ़ाता बढ़ाता नहीं है, जितना फोर्स लगा उतना उसका पास रिएक्शन कर देता है, इसीलिए लगता है कि हम लोग गिर रहे हैं। तो ये था कुछ एग्जाम्पल न्यूटन सेकंड लॉ का। अगर और एग्जाम्पल समझा जाए, अगर आपको किसी को मारना है, अगर आप किसी को मार रहे हैं तो उसमें चोट ज्यादा कब लगेगा, जब मास हो, बहुत मान ले मास है, अब वेलोसिटी आप नहीं दे रहे हैं तो आप उसको चोट नहीं लगेगा, मारिएगा जिसको। आपको उसको वेलोसिटी भी देना चाहिए मास के साथ साथ। मान लीजिए आप 2 kg का एक लिए है पत्थर, आप जाइएगा ऐसे ऐसा ठेका दीजिए, धीरे से जाइए, इसको ठेका दीजिए तो चोट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मास तो था लेकिन वेलोसिटी नहीं था, वेलोसिटी नहीं था। तो वेलोसिटी नहीं था इसीलिए उसके पास मोमेंटम यानी कि संवेग यानी कि चोट का वैल्यू घट जाएगा। अगर वही आप 1 kg का ही लिए, अगर उसको तेजी से मारिए ना, 1 kg का, आधा kg का ले लीजिए एक पत्थर, उसको तेजी से मारिए तो उसको चोट बहुत लगेगा। तो यहाँ पे मास सिर्फ मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मास के साथ साथ वेलोसिटी यानी कि द्रव्यमान और वेग दोनों जरूरी है, उसको बोलेंगे संवेग। इसी का एक एग्जाम्पल है, एक थोड़ा सा क्वेश्चन टफ हो जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। अभी कहता है कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल के समानुपाती होता है। न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोला, संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होता है, यानी कि F बराबर m है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ दे कि संवेग में परिवर्तन की दर नहीं बोले, खाली संवेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, अगर आपको बोल दे संवेग में परिवर्तन, ऑप्शन में दे दे कार्य, ऊर्जा, बल, और आवेग। आपको ये नहीं पूछे कि संवेग में परिवर्तन की दर को बल के समानुपाती होता है। अगर यहाँ संवेग में परिवर्तन दर लगा दिया तो बाई टाइम हो जाएगा, यानी कि P/T, इसको बोलेंगे फोर्स यानी कि मास। अगर यहाँ दर न लिखे तो क्वेश्चन अलग हो गया। अगर पूछे कि संवेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं, तो अगर यहाँ संवेग में परिवर्तन चेंज इन मोमेंटम इसको हम लोग बोलेंगे, सही आंसर इसका होगा आवेग। देखिए कैसे, अगर यहाँ से F बराबर P/T होता है तो अगर E हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तब हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, यहाँ पर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में जाएगा। तब अगर ये मल्टीप्लाई में नहीं गया तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स हो जाएगा। अगर रेट में रहा तब, अगर यहाँ अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तब फोर्स गुना टाइम इसको बोलते हैं इम्पल्स। फोर्स इनटू टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। इम्पल्स माने आवेग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवेग। एक था न्यूटन सेकंड लॉ, यानी कि संवेग में परिवर्तन को आवेग बोलते हैं और संवेग में परिवर्तन की दर को
बल बोलेंगे। अभी तक न्यूटन थर्ड सेकंड लॉ में जितना भी फॉर्मूला देखें उसको थोड़ा सा देखो, एक मिनट देखते हैं। तो हम लोग क्या सीखे, F बराबर m में, दूसरा सीखे मोमेंटम बराबर मास इनटू वेलोसिटी, तीसरा क्या सीखे F बराबर P बाई टी। अगर आपको मोमेंटम दे दिया, अगर टाइम दे दिया, यहाँ से बल के बारे में निकाल लेंगे। अगर मास दे दिया, एक्सेलरेशन दे दिया, तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू निकाल लेंगे। या आपका एक्सेलरेशन दे दिया, आप फोर्स का वैल्यू दे दिया, तो यहाँ से भी मास का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ऐसा न्यूमेरिकल आता है तो, चाहे न्यूमेरिकल में दे दे आपका मोमेंटम पूछे, मास और वेलोसिटी का वैल्यू दे दे, तो यहाँ से अगर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस सब का यूनिट एक बार देख लेते हैं, क्योंकि जब भी न्यूमेरिकल बनाएंगे तो अगर कुछ समझ में ना आए तो यूनिट से हम लोग पकड़ लेते हैं कि क्या दिया हुआ। तो सबसे पहले फोर्स का यूनिट हम लोग देखे थे न्यूटन। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन बताए थे। न्यूटन लगभग यूनिट चैप्टर में सबका यूनिट मैंने बता दिया हूँ। तो यूनिट चैप्टर देख लीजिएगा, उसके बाद सारा का सारा न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। अगर दूसरा क्वेश्चन, अगर ऐसे क्वेश्चन दे कंपटीशन में कि एक ऐसा भी क्वेश्चन देता है कि एक बंदूक है, उसका कुछ वजन दे देता है और उसमें गोली भरा जाता है। एक बंदूक है, उसमें कुछ गोली भर दिए तो गोली का भी कुछ मास हो जाएगा, और बोलेगा कि हम अगर गोली को छोड़ते हैं तो कितना वेलोसिटी से हमको पीछे की ओर धकेलेगा। यानी कि न्यूटन थर्ड लॉ बोलता है कि क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। यानी कि जब भी एक्शन करेंगे, गोली जब छोड़ते हैं तो जितना स्पीड से उधर जाएगा उतना से कम स्पीड में अंदर आएगा। क्यों? क्योंकि गोली का जो मास है वो कम रहता है, तो ज्यादा दूर तक जाता है, उसका वेलोसिटी वैल्यू बढ़ जाता है। और बंदूक का जो मास है वो गोली की अपेक्षा बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए बंदूक का जो वेलोसिटी है वो कम रहता है। हम लोग को झटका बहुत ज्यादा नहीं लगता है। अगर हल्का जितना बंदूक होगा उतना झटका हम लोग को ज्यादा लगेगा, जितना भारी बंदूक रहेगा उतना झटका हम लोग को कम लगता है। तो अगर ऐसा कुछ अगर क्वेश्चन दे दे तो उसमें कुछ नहीं करना है, दोनों का संवेग बराबर होता है। गोली का जितना संवेग होगा उतना ही बंदूक का संवेग होगा, यानी कि संवेग बराबर संवेग। अगर आपका एक गोली दे दिया, गोली, और दूसरा दे दिया बंदूक का संवेग और गोली का संवेग अगर दे दिया है आपका, जैसे मैं पूछ दिया कि गोली का मास दे ले है 5 ग्राम, अब पूछ रहा है कि गोली का वेलोसिटी कितना वेलोसिटी से आगे जाएगा, ताकि बंदूक का मास दे दिया है, मान लिया जाए 2 kg का बंदूक है, और ये बंदूक है ना जो झटका मारा 1 मीटर पर सेकंड का स्पीड से 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से झटका मारा बंदूक, तो पूछ रहा है कि गोली कितना वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। तो दोनों का जो संवेग होगा, यानी कि दोनों का मोमेंटम इक्वल कर देंगे तो इसका वेलोसिटी निकल जाएगा। यहाँ देखिए मोमेंटम बराबर होता है P बराबर गोली का जितना होगा बंदूक का, यानी कि P बराबर mv। एक गोली का और एक बंदूक का, ये दोनों का वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो 3 का वैल्यू रख देंगे तो यहाँ चौथा का वैल्यू निकल जाएगा। तो इस तरह से गोली, बंदूक या कोई भी न्यूमेरिकल है तो उसको यूनिट से पकड़ करके 3-4 को फार्मूला था, ये चौथा फार्मूला है, उसको आसानी से हम लोग डील कर लेंगे। तो ये था न्यूटन सेकेंड लॉ, जो आनंद राजपूत ने कमेंट किए थे लॉजिक गेट वाला वीडियो में। तो हमको उम्मीद रखते हैं हम
कि आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर और भी कोई टॉपिक है उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसको भी डील करते हैं। तो आज ये न्यूटन सेकंड लॉ खत्म हो गया। धन्यवाद।